दृष्टि आइस के टुडे जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, हाल ही में ऊंची कूद में भारत का पहला पदक किसने जीता है? ऑप्शन थे लवप्रीत सिंह, तुलिका मान, तेजस्विन शंकर या फिर सौरव घोषाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तेजस्विन शंकर। हाल ही में तेजस्विन शंकर ने कॉमनवेल्थ खेलों की ऊंची कूद स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। इसी के साथ वह कॉमनवेल्थ खेलों की ऊंची कूद में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। इन्होंने 2.22 मीटर की दूरी तय करके काउंट बैक में तीसरा स्थान हासिल किया। आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ खेल 2022 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक हो रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, तेजस्विन शंकर। आप में से अधिकतर स्टूडेंट ने इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में सही भेजा था। उत्तर भेजने के लिए आपका शुक्रिया। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जिसमें आदिवासी नेता और जनजाति को बताया गया है। पहला है नीलांबर और पीतांबर खरवार जनजाति, सिद्धू और कान्हू मुर्मू संथाल समुदाय, ताना भगत भील जनजाति और लक्ष्मण नाइक आदि जनजाति। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही हैं या फिर हैं? केवल एक और 3, केवल 1 और 2 और केवल 1, 2 और 4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने 20 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों पर तीसरी कॉमिक बुक जारी की है। नीलांबर और पीतांबर खरवार जनजाति के भोक्ता वंश से संबंधित थे। उन्होंने लोगों को ब्रिटिश दमन के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया था। अंग्रेजों द्वारा उन दोनों को पकड़कर फांसी दे दी गई। सिद्धू और कान्हू मुर्मू संथाल समुदाय से संबंधित थे। उन्होंने अंग्रेजों और उनके कुटपुतलियों के खिलाफ विद्रोह किया था। उन्हें भी पकड़कर फांसी दे दी गई। वही ताना भगत उरांव जनजाति से थे, जबकि लक्ष्मण नाइक भूया जनजाति से संबंधित थे, इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न देखते हैं, नाविक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके उपग्रहों को यूएसए के जीपीएस की तुलना में उच्च कक्षा में रखा गया है। दूसरा, इन उपग्रहों को लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर कक्षा और भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। केंद्र सरकार के अनुसार भारत की उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली नाविक अपनी सटीकता और उपलब्धता के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका के जीपीएस जितना ही अच्छा है। नाविक भूमि, वायु एवं समुद्र में नौवहन और आपदा प्रबंधन में मदद कर सकता है। इसके उपग्रह को जीपीएस से ऊंची कक्षा में स्थापित किया गया है, इसलिए कथन 1 सही है। इन उपग्रहों को लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर कक्षा और भू समकालिक कक्षा में रखा गया है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पैरा पावर लिफ्टिंग पुरुषों की हैवीवेट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? भारत, बांग्लादेश, कनाडा या फिर केन्या? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत। भारत के पैरा पावर लिफ्टर सुधीर ने राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की हैवीवेट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर एक इतिहास रच दिया है, इसलिए विकल्प ए सही है। सुधीर का जन्म हरियाणा के सोनीपत में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्हें 2018 में 17वीं सीनियर और 12वीं जूनियर नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्ट्रॉन्गमैन ऑफ इंडिया नामित किया गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेधा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एंटी टैंक मिसाइल, केरल में पर्वत श्रृंखला, भारतीय नौसेना का जहाज, भारतीय सेना की नई राइफल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय नौसेना का जहाज। दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस सुमेधा बाली की यात्रा पर है। बाली में प्रवेश करने से पहले इसने इंडोनेशियाई नौसेना के एक सिग्मा वर्ग कॉर्वेट KRI सुल्तान हसनुद्दीन के साथ एक समुद्री अभ्यास किया। आईएनएस सुमेधा एक स्वदेश निर्मित नौसेना का अपतटीय गश्ती पोत है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह विशाखापट्टनम स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा है। यह पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के ऑपरेशनल कमांड के तहत कार्य करता है। इसका उद्देश्य भारतीय नौसेना की बढ़ती समुद्री निगरानी और गश्त आवश्यकताओं को पूरा करना है।
तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय नौसेना का जहाज। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी NESAC कहाँ स्थित है? गुवाहाटी, गंगटोक, ईटानगर या फिर शिलोंग? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिलोंग। उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र NESAC 2024 तक पूर्वोत्तर राज्यों में 110 परियोजनाओं को क्रियान्वित करेगा। ये परियोजनाएं कृषि, जल संसाधन, वानिकी एवं पारिस्थितिकी, UAV, रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन सहायता के क्षेत्र में होंगी। वर्ष 2000 में स्थापित NESAC अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इनपुट और सेवाएं प्रदान करना है। यह सुदूर संवेदन अनुप्रयोग से संबंधित परियोजनाओं को क्रियान्वित करता है और यह शिलोंग में स्थित है, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिलोंग। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय आभासी पुस्तकालय का क्या नाम है? भारतीय संस्कृति पोर्टल, भारत की डिजिटल लाइब्रेरी, भारतीय ज्ञान पुस्तकालय या फिर वर्चुअल लाइब्रेरी पोर्टल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय संस्कृति पोर्टल। भारत के राष्ट्रीय आभासी पुस्तकालय को भारत की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सभी रूपों को प्रदर्शित करने के लिए विकसित किया गया था। इसका नाम भारतीय संस्कृति पोर्टल यानी ICP है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया है। इसमें लगभग 3.04 लाख डिजिटल कलाकृतियां मौजूद हैं। इसके अंतर्गत सामग्री को 18 क्यूरेटेड श्रेणियों में प्रस्तुत किया गया है, जैसे दुर्लभ पुस्तकें, ई-पुस्तकें, अभिलेखागार, राजपत्र और गजेटियर आदि। यह वर्तमान में अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय संस्कृति पोर्टल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चित क्षेत्र हसदेव अरण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, मेघालय या फिर छत्तीसगढ़? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने एक निजी सदस्य प्रस्ताव पारित कर केंद्र से पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में सभी कोयला खनन ब्लॉकों के आवंटन को रद्द करने का आग्रह किया है। हसदेव अरण्य वनों को छत्तीसगढ़ के फेफड़े कहा जाता है। यह उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ में हसदेव नदी के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है। हसदेव नदी महानदी की एक सहायक नदी है जो छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये वन हसदेव नदी पर बने हसदेव बांगो बांध के लिए भी जलग्रहण क्षेत्र हैं, जो 6 लाख एकड़ भूमि को संचित करता है। इसके अलावा यह वन की समृद्ध जैव विविधता और हाथियों के लिए एक बड़े प्रवासी गलियारे की उपस्थिति के कारण पारिस्थितिक रूप से काफी संवेदनशील हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, डोंगफेंग मिसाइल का संबंध किस देश से है? रूस, ताइवान, USA या फिर चीन? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, चीन। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीन पर द्वीप के उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम जल क्षेत्र में डोंगफेंग बैलिस्टिक मिसाइल दागने का आरोप लगाया है। इस मिसाइल को मूल रूप से शीत युद्ध के दौर में चीन द्वारा सोवियत संघ की मदद से विकसित किया गया था, इसलिए विकल्प डी सही है। यह एक एकल चरण ठोस ईंधन कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो US पार्सिंग रॉकेट के समान दिखती है। यह 373 मील रेंज और 500 किलोग्राम पेलोड के साथ 9.1 मीटर लंबी मिसाइल है। इसका प्रयोग आमतौर पर छोटे लक्ष्यों या विशिष्ट क्षेत्रों पर हमलों के लिए किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, चीन। अगला प्रश्न है, टेट्रापॉड्स क्या हैं? कटाव और जल से क्षति रोकने के लिए ठोस संरचनाएं, समुद्री जीव, इंडोनेशिया में पौधे की एक नई प्रजाति या फिर नासा की एक रॉकेट प्रणाली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कटाव एवं जल से क्षति रोकने के लिए ठोस संरचनाएं। कोच्चि के लोगों का कहना है कि समुद्र तट के किनारे स्थापित टेट्रापॉड प्रभावी रूप से तटों की रक्षा कर रहे हैं। ग्रीक में टेट्रापॉड का मतलब 4 पैरों वाला होता है। ये 4 पैरों वाली कंक्रीट की संरचनाएं हैं जिन्हें अपरदन और जल से क्षति रोकने के लिए तटरेखा के किनारे रखा गया है, इसलिए विकल्प ए सही है। समुद्र से तट की रक्षा के लिए पहली बार 1940 के दशक के अंत में फ्रांस में टेट्रापॉड का उपयोग किया गया था। ये बड़ी संरचनाएं हैं जिनका वजन कभी कभी 10 टन तक होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कटाव एवं जल से क्षति रोकने के लिए ठोस संरचनाएं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है? ऑप्शन है मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। आसियान घोषणा या बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना की गई थी। आसियान के संस्थापक सदस्य इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड हैं। इसलिए विकल्प डी सही है। जबकि वर्तमान में आसियान के 10 सदस्य हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत। चलिए अब इस एपिसोड के अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, कार्बन बाजार का संबंध किससे है? मिनीमाता कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, ह्यूगो फ्रेमवर्क या फिर क्योटो प्रोटोकॉल। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।